हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके सामने साफ़िया सज्जाद ज़हीर की कहानी नमक लेकर आई हूँ, जो कि भारत पाक विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। तो चलिए फिर सुनते हैं नमक। उन सिख बीबी को देखकर साफ़िया हैरान रह गई। किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आँखें, जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। जब साफ़िया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान हैं, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर साफ़िया के पास आ बैठीं और उसे बताने लगीं कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कितने खूबसूरत होते हैं। उम्दा खाने, नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रहीं। साफ़िया ने दो एक बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस से सब ठीक है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते। बात आगे बढ़ती, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती, साडा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। जब सब प्रसाद हाथ में लिए उठने लगे तब साफ़िया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी। तब साफ़िया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। 15 दिन यूं गुजरे कि पता ही न चला। जिम खाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियां, उनका बस न चलता कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर पाते। दोस्तों अजीजों की है हालत कि कुछ न कुछ लिए आ रहे हैं, कोई कुछ, यहाँ रखे कैसे, पैक करें, क्यों कर ले जाए। एक एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज़ की एक पुड़िया थी जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। साफ़िया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि यह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, नमक? नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करेंगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। वह झुंझला गई, मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ। आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया। माँ का क्यों जिक्र था? वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिद्दी चिद्दी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो ठहरा। वह बिगड़ कर बोली, निकल जाने का क्या मतलब? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी। कानून? अरे वह फिर वही कानून कानून कहे जाते हो। क्या सब कानून हुकूमत के होते हैं? क्या मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शायर भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी ना करें? एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का, शौक से देख लें। कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल की हुई चीज़ नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं। अरे आपसे बहस कौन करे। आप अदीब ठहरी और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा ज़रूर ही घूमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगी और बदनामी मुफ्त में हम सबकी भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं?
उसने गुस्से में जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या ना जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा ज़रूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर कभी कोई लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो यह दुनिया बहुत ही बेहतरीन जगह हो जाती। भैया मारे गुस्से के उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगली रोज़ 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उससे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे सिमट कर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गईं। सिर्फ 2 चीज़ें रह गईं। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल। माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक, और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। अब तक साफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ से में इसमें ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें। लेकिन अगर कस्टम वालों ने ना जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उससे वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वायदा करके झुठलाने के क्या मायने? जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो उसमें कीनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख लिया, नहीं जी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी। इधर से केले, उधर से कीनू, सभी ला रहे थे, ले जा रहे थे। यही देखा, फिर देखा जाएगा। उसने कीनू कालीन पर उलट दी, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उसने टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांककर उसने पुड़िया को देखा। अब उसे महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठी, वह पुड़िया को ताकती रहीं और उन कहानियों को याद करती रहीं जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीर कर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों और राक्षसों के सामने होता हुआ सरहदों को गुजर जाता था। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती, वरना वह अपना दिल चीरकर उसमें यह नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी, फिर वह कीनुओं की एक एक टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर अपने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली। रात को तकरीबन 1:30 मार्च की सुहानी हवा की खिड़की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहरा रहा था। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की या रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। वह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थीं जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहते हैं, जहाँ हम लोग नहीं आ सकते? हम उन सबके और साफिया के बीच में एक सरहद थी, बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। कल वह लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले वह नहीं आ सकती थी और यह भी हो सकता था कि वह कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से यहाँ आए तो बहुत दिन हो गए हैं। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए, पर हमारा वतन तो लाहौर ही है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास के फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मौलसिरी की खुशबू और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान, सिर झुकाए चुपचाप उदास जैसे 2 बेजान परछाइयाँ। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं।
अचानक उसकी आंखें खुल गईं। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप से एक पत्ती तोड़ी थी जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते ही उसका हाथ कीनुओं से लबालब भरी टोकरी में जा पड़ा। रसीले ठंडे कीनू जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। साफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए रूम से बाहर प्लेटफार्म पर टहल रहा था। वह अंदर ही बैठे चाय की प्याली हाथ में लिए कीनुओं की टोकरी पर निगाहें जमाई यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकला जाने लगा तो उसने झिरझिरी से आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली जिसने उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह कस्टम ऑफिसर की तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मेज़ें खाली हो चुकी थी। एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी तो पहने थे मगर उन पर कुछ जच नहीं रही थी। साफिया कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भरकर उसे गौर से देखा। बोले, फरमाइए। उनके लहजे में साफिया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसकी तरफ गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं। अपने अजीज़ों से मिलने आई होंगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ। अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए। आपको भी शायद इधर आए हैं। जी, जब पाकिस्तान बना तभी आए थे हम, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। साफिया ने हैंडबैग मेज़ पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उसके सामने रख दी और आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब साफिया की बात खत्म हो गई तो उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों से उठाया, अच्छी तरह लपेटा हुआ खुद साफिया के बैग में रख दिया। बैग साफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। वह चलने लगी तो वह भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। साफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफार्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रहे। प्लेटफार्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार हर्षित भरी नज़रों से बहुत बहाते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और भींचे हुए ओंठों को बीच में काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक ज़मीन थी, एक ज़बान थी, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लबो लहजा और अंदाज थे। गलियां भी एक ही सी थीं जिसमें दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों हाथों में थीं। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। साफिया का सारा सामान देखा जा चुका था। वह उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए, मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और पुड़िया की तरफ उनकी तरफ बढ़ाते हुए अटकते झटकते हिचकिचाते हुए उनके सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया था और सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते और फिर गौर से देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई। उन्होंने एक बार फिर साफिया को ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे से बोले, इधर आइए ज़रा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफार्म कर एक सिरे पर एक कमरा था। वे उसके अंदर घुसे। साफिया दाखिल होते हुए हिचकिचाई। वह मुस्कुराकर बोली, आइए आइए ना। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। साफिया ने पुड़िया और बैग को मेज़ पर रख दिया। बाहर की तरफ झांककर एक पुलिस वाले को इशारा किया। साफिया के पैरों के तले की ज़मीन खिसकने लगी। अब क्या होगा?
2 चाय लाओ अच्छी वाली। पुलिस वाला साफियों का घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज़ की दराज खींची, उसके अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को साफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेज़ी के कुछ धुंधले शब्द थे। शस्मुस इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त के प्यार के साथ, ढाका 1946। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फ़क्र से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था जब नजरुल और टैगोर को हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़ाई भी की, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। वतन? साफिया ने जरा हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है, उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, साफिया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली साफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है और नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ की डाब की क्या बात है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सोफिया की बैग में रख दी, खुद उस बैग को उठाकर इधर उधर चलने लगे। साफिया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब साफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। साफिया सोचती जा रही थी, किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ या उस तरफ। इस प्रकार इस कहानी का समापन हुआ। ये विभीषिका बहुत से लोगों ने झेली है, जिन्होंने अपने वतन को खोया है। हमारे आसपास ही बहुत से लोग बिखरे पड़े हैं जो पाकिस्तान को छोड़कर यहाँ आए और यहाँ से पाकिस्तान चले गए, लेकिन उन्होंने अपनी जगह को छोया। वह बेहद ही मर्मस्पर्शी कहानी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मैं इसी तरह आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी जो वाकई हमारे आसपास ही बिखरी पड़ी हैं। आपका इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहें।